औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमासी यूनुस। आज की वीडियो आप लोगों के बहुत ज़्यादा रिसीव होने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल किया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के चार्ट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताऊं। तो मैं आप लोगों के साथ उनका चार्ट शेयर करूंगी, लेकिन यहाँ पर मैं उनके ओथ चार्ट को लूंगी, बर्थ चार्ट को नहीं लूंगी। तो उन्होंने ओथ लिया था, उस वक्त भी मैंने वीडियो बनाई थी और आज फिर मैं आप लोगों के साथ उनकी ओथ चार्ट से में आने वाली तब्दीलियों के बारे में आपके साथ चीज़ें शेयर करूंगी। एक बात जहन में रखिएगा कि मैं अपनी नॉलेज के मुताबिक चीज़ें शेयर करती हूँ, मतलब जितनी मुझे चीज़ों का नॉलेज होता है मैं उनके मुताबिक चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, इसमें गलती हो सकती है, गलती के चांसेस हमेशा रहते हैं और मैं हमेशा कहती हूँ क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान कुछ करते हुए, कैलकुलेशन करते हुए स्लाइटेस्ट सी मिस्टेक कर दे तो प्रेडिक्शन गलत जा सकती है। लेकिन मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छे अंदाज से चीज़ों को शेयर करूं और अच्छे से आपके तमाम क्वेश्चंस के आपको आंसर दूं। हम लोग बात करने वाले हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के चार्ट पर। उनके चार्ट में भी बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। वो तब्दीलियां क्या हमें इंडिकेशन देती हैं, आज हम देखेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा। इसके में छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस तरह से आने वाले वक्त में चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। और प्लीज़ गौर से वीडिएगा क्योंकि आप लोग वही सवाल पूछते हैं जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी होती हूँ। सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने ओथ लिया था 24 नवंबर 2022 को, ठीक है। और उस वक्त मैंने आप लोगों को उनके बारे में बहुत तफसील से बताया था। अब उनके चार्ट में 2025 में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। मैंने आप लोगों को पहले हर वीडियो में बताया है कि तमाम मेजर प्लैनेट सैटर्न, राहु, केतु और जुपिटर ट्रांजिट करने वाले हैं। और जब सारे प्लैनेट ट्रांजिट करते हैं तो वो आपकी ज़िंदगियों पर एक बड़ा असर छोड़ेंगे क्योंकि सब अपने घर तब्दील कर रहे हैं और फिर हर प्लैनेट जो है अपनी राशि के मुताबिक आपको रिजल्ट देगा। जनरल आसिम मुनीर साहब के चार्ट में, ओथ चार्ट में अगर हम देखते हैं तो सैटर्न 9th हाउस में बैठा है, ठीक है, और ओन साइन कैप्रिकॉन में बैठा है। अब वहां से उसका ट्रांजिट होना है 29 मार्च 2025 को इनके 11th हाउस में। ऑलरेडी 11th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है। जुपिटर इस राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं है। पहले 2.5 साल में वो चल रहा था इनके 10th हाउस में। 10th हाउस आपके कर्म का है। मैं हमेशा बताती हूँ कि सैटर्न कार्मिक प्लैनेट है। सैटर्न आपके कर्म को शो करता है। जब हम कोई काम करते हैं तो उसका हमें रिजल्ट मिलता है। अब सैटर्न के लास्ट ट्रांजिट में इन्होंने जिस तरह से काम किया उसका रिजल्ट अब मिलेगा क्योंकि वो 11th हाउस यानी घेन के घर में आ रहा है। तो इन्हें जो अपने काम एक्शन जो परफॉर्म किए उनका रिटर्न बैक मिलेगा। वैसे तो जुपिटर जो जब सैटर्न से आगे होता है तो नाड़ी में हम उसको अच्छा मानते हैं। इनके इस चार्ट में जुपिटर अच्छा नहीं है क्योंकि वो इनके 8th हाउस का लॉर्ड बनता है और इनके 11th हाउस का लॉर्ड बनता है। 8th हाउस प्रॉब्लम्स का घर है। 11th हाउस भी बहुत अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर जुपिटर ने सैटर्न ने ट्रांजिट करना है जुपिटर के ऊपर, जो कि इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात ला सकता है। अब पहले भी पिछले 1.5 साल से ये मुश्किलात फेस कर रहे हैं। में जैसे ही राहु का ट्रांजिट हुआ था तो इन्होंने ओथ लिया था और ओथ लेते ही राहु इनके 12 हाउस में था। मुश्किलात के घर में, खुफिया दुश्मनों के घर में खुफिया दुश्मनियां बनाई और मुख्तलिफ सारे इनसे एक्ट करवाए।
अब राहु जब से 22 नवंबर से आया है पाइसिस में, तो जुपिटर के ऊपर आया, जिसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात फेस की, इनसे कुछ गलत फैसले हुए। और मैं हमेशा आपको बताती होती हूँ कि प्लैनेट जब आता है ना, वो अपना काम करके जाता है। एस्ट्रोलॉजी में कम से कम हमें इतना आइडिया हो जाता है कि हम ऐसा कुछ परफॉर्म होने वाला है, हमने उससे अवॉइड करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि राहु पाइसिस में या पानी वाली जगहों से परहेज करें। जिन लोगों ने नहीं किया उनको मुश्किलात आई, जिन्होंने परहेज कर लिया उनके लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं आई। इसी तरह राहु जब पाइसिस में आया था तो उसने प्रॉब्लम्स बनाने थे जुपिटर पर, इनकी ख्वाहिशात को बहुत ज़्यादा बढ़ाना था। ठीक है, और प्रॉब्लम्स इनसे करवाने थे, ऐसे एक्ट करवाने थे जो कि इनके लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो, तो उसने ऐसा किया। अब राहु का ट्रांजिट होने वाला है इनके 10th हाउस में, वर्क प्लेस पर। ठीक है, और 29 मई 2025 को ये ट्रांजिट होगा। उससे पहले सैटर्न और राहु की युति बनेगी, कंजक्शन होगी, इकट्ठे होंगे एक घर में। और मैंने आप लोगों के साथ बड़ी प्रेडिक्शंस शेयर की हैं कि किस तरह से ये कंजक्शन अच्छी साबित नहीं होने वाली। इनके लिए भी ये कंजक्शन अच्छी साबित नहीं होने वाली, क्योंकि जुपिटर इस लगन के लिए फेवरेबल नहीं है। इनके 8वें और 11वें घर को एक्टिव करेगा। 8वां घर प्रॉब्लम्स का है, जिससे इनके काफ़ी ज़्यादा मामला डिस्टर्ब होंगे। और 11वां घर जो होता है ना, वो हमारे रिलेशंस भी होता है, हमारे दोस्त अहबाब भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी राहु ने प्रॉब्लम्स तो बनाई, इस वक्त में इनकी दुश्मनियाँ बढ़ी, दोस्तियाँ ख़राब हुई। ठीक है, तो अब क्या है कि जैसे ही सैटर्न और राहु की कंजक्शन होनी है तो उसने इसको मज़ीद ख़राब कर देना है। यहाँ पर इनके रिलेशनशिप मज़ीद ख़राबी की तरफ जा सकते हैं, इनके मामलात मज़ीद ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। तो ये कंजक्शन इनके लिए भी अच्छी साबित नहीं होने वाली। यहाँ पर भी इनको बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। बाकी जैसे मैं हमेशा कहती होती हूँ कि हमारा मुल्क है, हमारी फ़ौज है, हमारे इदारे हैं, हमें इनके लिए दुआ करनी चाहिए। क्योंकि जैसे इंटरनेशनल लेवल पर इनकी फेम ख़राब होती है, तो वो कहीं न कहीं हमें डिफेम करते हैं, हमें डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इनके लिए दुआ करें कि पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा हों। बहरहाल अगर देखा जाए तो ये पीरियड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अब मेन पॉइंट ये है, सैटर्न ने राहु पर जब आना है तो प्रॉब्लम करवानी है। सैटर्न आपका कार्मिक प्लैनेट, राहु प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल्स, परेशानी। ठीक है, तो इन 2 माह में मुझे लगता है कि यहाँ पर इनसे काफ़ी ज़्यादा एक बार फिर गलत फैसला हो जाएगा, तो जो इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। अब बात आती है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो एक्सटेंशन दी हुई है, क्या वो उस पीरियड को मुकम्मल कर पाएंगे? तो बाकी आलमुल ग़ैब अल्लाह की ज़ात है, लेकिन जो मेरा नॉलेज कहता है उसमें मुझे ये लगता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो अपना ऑफिशियल टाइम पीरियड है ये पूरा कर जाएंगे। ठीक है, जो कि 3 साल का पीरियड है, 3 साल यानी कि 2025 में वो इसको परफॉर्म करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इन्होंने एक्सटेंशन ली है वो पूरी नहीं कर पाएंगे, उसमें इनको प्रॉब्लम आएगी। अब किस किस तरह से प्रॉब्लम आएगी, सैटर्न बैठा है 11वें घर में जाके, वहां से उसकी ट्राइन 3rd हाउस को जा रही है और 7th हाउस को जा रही है। 7th हाउस में इनके मेजर प्लैनेट बैठे हैं, मून, वीनस, मरकरी और सन। तो यहाँ पर मून, वीनस, मरकरी और सन की वजह से 6 घर एक्टिव हो गए, 2 घर जुपिटर की वजह से एक्टिव हो गए। टोटल इनके 8 हाउस और 9वां घर जहाँ पर प्लैनेट बैठा हुआ है एक्टिव हो गए। यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो इनका पूरा चार्ट एक्टिव हो रहा है। और ये पूरा चार्ट एक्टिव होना एक बार ज़िंदगी में उथल पुथल मचा देता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इनकी मुश्किलात आने वाले वक्त में बढ़ने वाली हैं। अब दूसरी बात, एक चीज़ होती है कि अगर आपकी दशा फेवरेबल चल रही हो
तब भी आपको बेनिफिट मिल जाता है, प्रॉब्लम्स नहीं बनती। जिस तरह के इनकी मरकरी की महादशा चल रही है, उसमें अंतरदशा भी मरकरी की चल रही थी, तो जो कुछ भी हुआ इनको फायदा देती गई। लेकिन अब नेक्स्ट में इनकी अगर प्यंतर दशा की बात करें तो उसमें फरवरी तक मार्स की दशा चलेगी। मार्स इनका रेट्रो पड़ा हुआ है, जो इनके 12वें और 7वें घर का लॉर्ड बनता है। ये बात जहन में रखिएगा, जो कि इनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। 2 जून तक राहु की दशा चलेगी। राहु ऑलरेडी इनके लिए प्रॉब्लमेटिक बना हुआ है, क्योंकि इनके 12 हाउस में बैठा हुआ है और टाइम पर। फिर इनकी चलेगी जुपिटर की दशा, और जुपिटर की दशा इनकी अक्टूबर तक चलेगी, और उसके बाद इनकी दशा चलेगी मार्च तक सैटर्न की। तो ये सारी दशाएं खराब चलेंगी, जो कि इनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मचा सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि इनके में भी हेल्थ के इश्यूज हो जाएंगे, या इनको फैमिली की तरफ से कोई बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े, तो इस तरह की भी किसी किस्म की कैफियत बन सकती है, क्योंकि ये सारी दशाएं जो हैं वो बहुत फेवरेबल नहीं है, इनके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती हैं। बाकी वीडियो के सेकंड पार्ट में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है कि क्या अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो सकते हैं। तो आपके साथ स्क्रीन पर मैं एक जायचा शेयर कर देती हूँ। ये बिलावल साहब का जायचा है, और उनका असेंडेंट जो है वो लिब्रा बनता है, और लिब्रा का लॉर्ड वीनस है, ठीक है। और यहाँ पर नेम फेम ओहदा का घर जो है वो है कैंसर, और कैंसर साइन में देखें तो इस वक्त रेट्रो और डेबिलिटेड मार्स पड़ा हुआ है। इससे मैं तो इस बात पर क्लियर करूँगी कि मुझे जो हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो फ़िलहाल वज़ीर आज़म बनते दिखाई नहीं देते हैं। बाकी अगर हम उनके सेकंड हाउस की बात करें, जो कि रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए होता है, उसका लॉर्ड भी मार्स बनता है, और मार्स इस वक्त रेट्रो और डेबिलिटेड है। इसमें भी मुझे किसी किस्म की कोई उनके ओहदे में तब्दीली नज़र नहीं आती। अगर उनके 6 हाउस की बात करें तो वो बनता है पाइसिस, और पाइसिस में राहु बैठा हुआ है, और नेक्स्ट में 29 मार्च को सैटर्न का ट्रांजिट भी यहाँ पर हो जाएगा, और खूब उथल पुथल इस घर में मचने वाली है, जो कि सर्विस का घर है। तो यहाँ पर भी मुझे बिलावल साहब कोई अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते नज़र नहीं आते। तो इससे मैं ये कहूँगी कि आने वाले वज़ीर आज़म मुझे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, उनको उनकी हेल्थ के लिहाज से या एनिमिटी के लिहाज से किसी किस्म के इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, ताकि इन मसाइल से बचा जा सके। तो यहाँ पर सिंपल प्रेडिक्शन मेरी यही है कि मुझे मुस्तकबिल में बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म बनते नहीं नज़र आते। बाकी आइंदा आने वाला वज़ीर आज़म कौन होगा, उसका नाम जल्द ही आपके सामने एक्सप्लोर करूँगी। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।